नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम फेडरल सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे फेडरल सिस्टम की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या बेसिक्स होते हैं और क्या यूनिटरी सिस्टम के होते हैं। आज हम फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स हैं हमारे संविधान के अंदर उसकी बात करेंगे और यूनिटरी सिस्टम के जो फीचर्स हैं हमारे संविधान के अंदर उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहीं कहीं दोस्तों आपको कंपैरिजन भी दिखाएगा, लेकिन फिर से वही बात, जो इंडिया की सोसाइटी है वो बहुत डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कुछ सोच समझ के ये सब चीज़ें रखी होंगी। तो हमें कंपैरिजन की तरफ नहीं जाना है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पर जो दूसरे देश हैं वो हमसे बेटर कर रहे हैं। तो हम आज उस चीज़ को जानेंगे कि कौन से फैक्ट हाँ ये चीज़ अच्छी हो सकती थी, कौन से फैक्ट ये चीज़ गलत है हमारी सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहला फेडरल फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? डुअल पॉलिटी। मतलब जो सेंटर है, जो यूनियन है, मैंने आपको बताया फेडरल सिस्टम में सेंटर को यूनियन भी कहते हैं और सेंटर भी कहते हैं। और तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी अलग संविधान की चीजें पावर्स होंगी और स्टेट की अलग होंगी। तो दोनों अपनी जो सॉवरेन पावर है वो कहां से ड्राइव करेंगे? संविधान से ड्राइव करेंगे। इसलिए इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। और जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दों पे, मैटर्स पे डील करेगी, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। तो जो नेशनल मुद्दे हैं जो सबके लिए एक है, डिफेंस, जो सिक्योरिटी है हमारी, जो आर्मी है वो तो सभी के लिए कवर करती है, सबको ही सिक्योरिटी देती है। तो ये सब मुद्दे जो आएंगे ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के अंदर आएंगे। और दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो जो रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस की जो पावर्स हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस होती है स्टेट की, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। मतलब पुलिस पे स्टेट का कंट्रोल होता है। एग्रीकल्चर, जो खेती होती है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। हेल्थ, जो हेल्थ है वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती और ये म्यूनिसिपैलिटी, ये सब भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो यहां पर आपको पहला पॉइंट क्या पता लगा कि डुअल पॉलिटी, मतलब सेंटर अपनी पावर्स पे काम करेगा और स्टेट अपनी पावर्स पे काम करेगा। ये फेडरल फीचर्स है हमारे संविधान का। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है दोस्तों वो रिटन तो है ही, लेकिन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारा संविधान। जब ये ओरिजिनली बना था तो 395 आर्टिकल थे, आज 450 के ऊपर आर्टिकल हैं और 22 पार्ट में डिवाइड था। आज 25 पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 8 शेड्यूल थे, आज 12 शेड्यूल हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर 3 में दोस्तों। लेकिन प्रेजेंट के अंदर ये जो डाटा है ये 5th एडिशन का है दोस्तों। 6th एडिशन की अभी लॉकडाउन की वजह से मैं वो बुक नहीं ले पाया, तो 6th एडिशन में डाटा बिल्कुल प्योर लिया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 465 के पास आर्टिकल इस टाइम है और पार्ट तो 25 है और शेड्यूल 12 है। इसमें कहा गया है कि ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, पावर ऑफ फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये एक लिमिट क्राइटेरिया दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऑपरेट करने के लिए। मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर संविधान नहीं होता, एक फॉर एग्जाम्पल, तो जो सेंटर है वो अपनी तरह रोल प्ले करता और स्टेट अपनी तरह, तो इससे जो होती डिसफंक्शनैलिटी बढ़ जाती सोसाइटी के अंदर, तो और स्टेबिलिटी खत्म हो जाती सोसाइटी की। इसलिए संविधान को बनाया गया और दोनों की पावर निर्धारित करी गई, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टूज, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस चीज को एग्री नहीं करता। जो भी चीज होती है सोसाइटी में, जो भी चीज होती है देश के अंदर, वो संवैधानिक तौर पर होती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर। मैंने आपको बताया 3rd चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट की पावर को डिवाइड करा गया है। इसमें 3 लिस्ट बनाई गई है संविधान के अंदर, 7th शेड्यूल के अंदर। 12 शेड्यूल है तो 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं, शुरुआत में वो 97 थे। ये जो लिस्ट है दोस्तों, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये जो 100 सब्जेक्ट हैं, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 थे, और जो कॉन्करेंट है उसमें 52 सब्जेक्ट हैं इस टाइम, ओरिजिनली 47 थे। तो इनका एक अलग से चैप्टर है, वो बहुत लास्ट में है। आपको इतना याद भी नहीं रखना है कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बस एक ओवरव्यू होना चाहिए। तो उसका जब वो चैप्टर आएगा तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो सेंटर और स्टेट लॉ बना सकता है अपनी लिस्ट के हिसाब से कि भाई स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर आता है, तो पुलिस पे पूरा अधिकार, पूरी चीजें कैसे रेगुलेट करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर करना है और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है सोसाइटी के अंदर, वो स्टेट बनाएगा। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो 52 सब्जेक्ट हैं जिसमें इस टाइम, उस पे दोनों सेंटर भी और स्टेट भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच, मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बना दिया, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि किसका सुपीरियर है, तो स्टेट का जो होगा, सेंट्रल का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और जो रेसिडुअरी पावर है, रेसिडुअरी पावर मतलब जो इन तीनों लिस्ट के अंदर ही नहीं आती है। जब हमारा संविधान बना था दोस्तों, तो गवर्नमेंट, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि साइबर सिक्योरिटी भी एक इशू बन सकता है आने वाले टाइम में, है ना। तो एक वो रेसिडुअरी पावर की तरह काम करती है, उस पे सेंटर का पूरा हक है लॉ बनाने का। किसका हक है? सेंटर का। सेंटर रेसिडुअरी पावर पे कानून बना सकता है, पूरा अधिकार है उसका। फोर्थ पावर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया जो संविधान है हमारा, वो हाईएस्ट लॉ है हमारे लैंड के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर सुप्रीम लॉ है। जो लॉ बनते हैं सेंटर और स्टेट के, वो संविधान के प्रोविजन को कंफर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ आप बेतुका कानून बना दें सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ये जो कानून बना दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, तो इसको देखेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर, इतनी पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकें, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकें। और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो जो ऑर्गन है गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, वो ऑपरेट करेंगी अपने अपने फंक्शंस, अपनी अपनी पावर्स, अपने अपने एरिया में संविधान के हिसाब से। ये फेडरल फीचर्स हैं, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड का मतलब है कि आप जो संविधान की चीजें हैं, स्पेशली जो स्टेट के जो पावर्स हैं, आप उस जो डिवीजन ऑफ पावर है, स्टेट की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है, तो सेंटर ऐसे नहीं चाह सकता कि एकदम से स्टेट की पावर छीन ले। सेंटर ऐसा नहीं कर सकता। मान लीजिए दिल्ली जो सेंटर है, पार्लियामेंट है, वो ये नहीं कर सकती कि यूपी की जो पुलिस है उसकी पावर अपने हाथों में ले ले। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके अंडर में आता है? स्टेट के अंडर में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजिड चीजें बनाई गई हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान के ढांचे को बचा के रखता है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बहुत रिजिड बनाया है। और ये जो प्रोविजन है, अगर आप कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, जैसे जीएसटी जब आया था, तो जीएसटी जो था, सेल टैक्स किसके अंडर में आता है? स्टेट के अंडर में आता था। तो इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था, तो जीएसटी को पास कराने में बहुत टाइम लग गया गवर्नमेंट को। तो अगर जो फेडरल स्ट्रक्चर को हमारी खराब करेंगी सोसाइटी के कोई भी कानून, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से कुछ रिलेशन में होगा, तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा पार्लियामेंट के अंदर और अप्रूव करवाना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर के। अभी 28 स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर इस टाइम स्टेट नहीं है, तो कम से कम 15 स्टेट अप्रोक्सीमेटली आपको यहां से पास कराना पड़ेगा। तो ये रिजिडिटी है हमारे संविधान की। ऐसा नहीं कि कोई भी बैठे ऊपर सत्ता में और वो चेंज कर दे संविधान को, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब मान लीजिए दोस्तों कि सेंटर में जो बैठे हुए हैं वो कोई कानून बना देते हैं। अब स्टेट तो उसको ये नहीं कह सकता सेंटर वाले को कि भाई नहीं, हम इस कानून को नहीं मान सकते,
मान लीजिए कोई सेंटर में बैठे हुए हैं और यूपी गवर्नमेंट के लिए कुछ भी बना दिया या स्टेट्स के लिए कुछ भी बना दिया, सारी स्टेट्स के लिए 28, तो स्टेट्स तो नहीं कह सकती कि हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि इन पे ज्यादा पावर होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूनिटरी कैरेक्टर कैसा होता है। तो इसके लिए जुडिशरी रोल प्ले करेगी अपना। जुडिशरी बताएगी कि हाँ भाई ये संविधान के हिसाब से नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमको रखना पड़ेगा, तो जुडिशियल रिव्यू होगा उस पर। दूसरी चीज, जुडिशरी को इसलिए भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी मुद्दे पे लड़ाई हो गई, जैसे रिवर डिस्प्यूट होते हैं बहुत सारे, तो जुडिशरी अपना रोल प्ले करेगी उसमें। जुडिशरी बताएगी कि ये ठीक है या गलत है। इसलिए हमारी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट बना रखा है, जैसे उसका टेन्योर फिक्स कर रखा होगा, फिक्स्ड सैलरी, सर्विस कंडीशन। आप ये नहीं है कि जुडिशरी के मेंबर को अपॉइंट करें और 5 साल 6 साल के लिए, जो 62 एज होती है, मतलब जो 62 हाई कोर्ट की एज होती है और 65 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एज होती है रिटायरमेंट की, तो आप ये नहीं है कि उन जब वो 61 के ही हो आप उन्हें हटा दें कि तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो आप सोसाइटी के जो पिलर्स हैं उसको ही खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट संविधान के अंदर रखा गया है। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मतलब अपर हाउस जो है राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करता है इंडियन फेडरेशन को। जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो स्टेट से चुन के आते हैं, स्टेट्स की बातें रखते हैं, लेकिन जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल्स ऑफ इंडिया एज ए होल, पूरे पीपल्स की बात करी जाती है। माना कि राज्यसभा में लेस पावर होती है, ज्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज को अगर उसमें पावर नहीं है, क्योंकि वो भी एक संविधान के एक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, बल्कि पार्लियामेंट का एक पार्ट है। आप उन्हें पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट की बात रख रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स के मुद्दों को बताते हैं कि यहां पर ये दिक्कत है। अब जो असम की दिक्कत है जरूरी नहीं वो गुजरात की दिक्कत हो, जो जम्मू कश्मीर की दिक्कत है और तमिलनाडु की दिक्कतों में डिफरेंस है, तो वो बातें रखते हैं और उस पे सरकारों को अमल भी करना चाहिए अगर वो चीजें ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकली मोटिव को अलग हटके। तो राज्य सरकारों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताया फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारी फेडरेशन को मजबूत करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, राज्यसभा हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब चीजें। अब मैं आपको यूनिटरी कैरेक्टर बताता हूं संविधान का, कि सेंटर को कैसे ज्यादा पावरफुल बना दिया जाता है संविधान के द्वारा। पहला, स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि जो डिवीजन ऑफ पावर है, मैंने आपको बताया स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको बताया 100 सब्जेक्ट है, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें कम सब्जेक्ट हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये बात मुझे मतलब ये कहते हैं कि यूनियन लिस्ट में डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब यूनियन लिस्ट में क्यों रखे गए हैं? रखने भी जरूरी है, क्योंकि यूनिटी जरूरी है। एक जना अगर कंट्रोल करेगा डिफेंस को, आर्मी को, कम्युनिकेशन को, तो ठीक रहेगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है जो सेंटर की जो है ओवरराइडिंग अथॉरिटी है कॉन्करेंट लिस्ट पे। ये पॉइंट थोड़ा वैलिड है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है और दोनों सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं, तो सेंटर का प्रिवेल करेगा, चाहे इसका कितना भी अच्छा कानून क्यों ना हो, ये कोई बात नहीं होगी, प्रायोरिटी सेंटर को दी जाएगी। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जो रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर के हाथ में है, स्टेट का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई नई चीज पे कानून बनाना है जो तीनों लिस्ट में नहीं है, तो सेंटर के पास प्रायोरिटी है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता, उसमें स्टेट को प्रायोरिटी दी गई है रेसिडुअरी पावर पे। तो इस हिसाब से सेंटर को ज्यादा मजबूती मिलती है स्टेट के मुकाबले। दूसरा, स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल। मैंने आपको बताया जो अदर फेडरेशन है, इंडिया जो है उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की कोई बात ही नहीं करी गई है। मतलब यूपी के 3 पार्ट जब चाहे पार्लियामेंट कर देगी, पार्लियामेंट पे इतनी पावर है, यूनिलेटरल पावर है कि वो बाउंड्री को कम कर सकती है, एरिया को कम कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। और ये जो पावर्स हैं ये सिंपल मेजोरिटी से काम होगा, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। जब मैंने आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, एटलीस्ट 10 चैप्टर है वो, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था।
इसलिए जो इंडियन फेडरेशन है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, आप यूनियन को नहीं तोड़ सकते लेकिन आप स्टेट को तोड़ सकते हैं, इसलिए डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये बी आर अंबेडकर जी ने ये बात कही थी। और जो अमेरिकन फेडरेशन है, ना तो आप यूनियन को तोड़ सकते ना आप स्टेट्स को तोड़ सकते, आप स्टेट का सिंगल पेनी भी नहीं ले सकते, सिंगल पार्ट भी नहीं ले सकते बिना स्टेट की ऑथराइजेशन के बिना, जब तक स्टेट नहीं चाहते यूएस के अंदर। तो यहां पर स्टेट और यूनियन एक समान है, लेकिन इंडिया में आप तोड़ सकते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जाता है कि जो यूएस हैं और जो बहुत अलग कंट्रीज हैं, उनमें स्टेट्स का अपना चीज़ें हैं, अपने राइट्स हैं और सेंटर के अपने राइट्स हैं, लेकिन जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे संविधान निर्माताओं में, और कोई अलग से पावर नहीं दी संविधान बनाने की स्टेट्स को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है एम्बोडीज नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर बट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, की जो संविधान है वो सबका है, ये नहीं कि सिर्फ सेंटर उसे पालन करेगा, स्टेट को भी करना है, यूनियन टेरिटरीज को भी करना है। और जो सेंटर है और स्टेट है, कहा जाता है कि उनको एक सिंगल फ्रेम के अंदर रख दिया गया, सेंटर की अलग पावर, सेंटर की अलग चुनौतियां, स्टेट की अलग चुनौतियां, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने इसको एक ही जगह रख दिया। दोस्तों, जो 1947 का भारत था वो बहुत गरीब भारत था, ठीक है, तो उनको जो उस हिसाब से ठीक लगा, और वो परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, जो चीजें बनाई गई हैं, वो आज भी प्रिवेल कर रही हैं और हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर संविधान अलग अलग होता, मान लो स्टेट का और सेंटर का, तो बहुत आगे देश चला जाता। वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, चीजें किस हिसाब से आगे बढ़ेंगी। तो हमारे लिए संविधान एक ही जरूरी था और एक ही से हम यूनिटी के साथ काम कर सकते हैं और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 में इसको खत्म कर दिया था 370 को। अब जम्मू कश्मीर का अपना कोई संविधान नहीं है दोस्तों। फोर्थ कहता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो रिजिड है पोर्शन वो बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, कि यूनिलेटरल एक्शन ले सकती है पार्लियामेंट, अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पे कोई पावर नहीं है अमेंड करने की, और सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकती है, स्पेशल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, मतलब सेंटर। फर्दर द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द सेंटर। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट पर ही पावर है अमेंडमेंट करने की, ये नहीं कल कोई बिहार की गवर्नमेंट या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कहे कि हमें अमेंडमेंट करना है संविधान में। नो, यू डोंट हैव एनी पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दैट, ठीक है, आप पे इतनी पावर्स नहीं है। लेकिन यूएसए के अंदर अलग है, यूएसए के अंदर स्टेट्स पे पावर है। हम पता नहीं क्यों यूएसए से कंपैरिजन करते हैं, हमें अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो यूएसए की कंडीशंस हैं वो इंडिया की बिल्कुल नहीं है, और जो यूएसए की लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल है, डेमोक्रेसी को समझने की जो तबके पे ताकत है, डेमोक्रेसी तभी सरवाइव कर पाती है दोस्तों जब समझदार लोग होते हैं सोसाइटी में, समझ होती है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। यहां लोगों को कोरोना ठीक से समझ में नहीं आता, तो ये सब चीजें तो बहुत आगे की हैं। तो बस मैं क्रिटिकली इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं हूं यहां पे, तो यूएसए से हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये कहा जाता है जो राज्यसभा होती है दोस्तों, जो राज्यसभा होती है दोस्तों, वो उसमें इक्वालिटी नहीं है। मतलब यूपी के तो 31 मेंबर हैं और त्रिपुरा का 1 मेंबर है। ये अच्छा पॉइंट है कि आपको इक्वालिटी लानी चाहिए इन राज्यसभा में। मतलब यूपी के 31 लोग एक बात को रख सकते हैं और यहां त्रिपुरा का 1 आदमी। तो ये सब चीजें भी हैं कि ऑन द अदर हैंड की इक्वालिटी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है अपर हाउस में पूरी तरीके से। आप इसमें सुधार कर सकते हैं, ये बहुत मांग उठती है। लेकिन पॉपुलेशन भी फिर एक जगह वो होता है कि 20 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन है, त्रिपुरा की तो कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है एज कंपेरेटिव टू यूपी। तो ये सब बातें होती है। लेकिन अमेरिका का जो सीनेट है, सीनेट मतलब राज्यसभा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपका लोकसभा अमेरिका का। तो अमेरिका का जो सीनेट है उसमें 100 मेंबर है, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो हर एक स्टेट से 2 मेंबर, तो टोटल 100 मेंबर हैं अमेरिका के सीनेट में, ठीक है दोस्तों।
इमरजेंसी प्रोविजन, ये कहा जाता है कि जो सेंटर है, मैं आपको यूनिटरी करेक्टर बता रहा हूं, आप मिक्स मत करिएगा, बहुत अच्छे से डिफाइन करिएगा और चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, और अगर इमरजेंसी एक बार लग जाती है तो सारी पावर सेंटर के अंदर में आ जाती है, स्टेट की। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट और सेंटर का जो ढांचा बना हुआ है, वो 1 मिनट के अंदर एक विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक की तरह यूज होती हैं चीजें। और आपको पता है ये एक टूल होता है सेंटर के पास इमरजेंसी प्रोविजन लगाने का, बहुत तरीके से लग सकता, 2 तरीकों से लग सकता है, लेकिन कारण पैदा हो ही जाते हैं स्टेट्स के अंदर। यूपी में बहुत बार इमरजेंसी लगी, सबसे ज्यादा बार, एटलीस्ट 11 बार इमरजेंसी यूपी के अंदर लगी। तो ये एक टूल की तरह यूज होता है। सिंगल सिटीजनशिप, हमने जो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है वो कनाडा से अडॉप्ट करा है। वहां पे जो इंडियन सिटीजन है वो पूरे कंट्री के लिए सिटीजन है, ऐसा नहीं कि सेंटर की सिटीजनशिप अलग होगी और स्टेट की सिटीजनशिप अलग होगी। अगर एक बार सिटीजन हो आप कंट्री के, तो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, पूरी कंट्री के अंदर आपको सेम तरीके के ही राइट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो यूपी के अंदर फंडामेंटल राइट है वो तमिलनाडु के अंदर चेंज हो जाएंगे, नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन जो फेडरल स्टेट है लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहां पे डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग नागरिकता है और यूनियन की अपनी, फेडरल की सिटीजन, नेशनल सिटीजनशिप अपनी अलग है दोस्तों। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन है जुडिशरी का, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट के कानून देख लेता है, स्टेट के बहुत बड़े बड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये यूनिटरी फीचर को फॉलो करता है और फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ता है। स्टेट के जो मुद्दे होने चाहिए वो स्टेट का हाई कोर्ट संभाले, ऐसी बात इनके द्वारा कही जाती है। जैसा कि यूएसए में है डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट, कि फेडरल लॉज फेडरल जुडिशरी देखेगी और स्टेट के लॉज स्टेट जुडिशरी देखेगी। तो ये यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज, इस पे बहुत मुद्दा उठता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है यूएस के अंदर और जो स्टेट गवर्नमेंट है यूएस के अंदर, उसकी अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स हैं, मतलब पब्लिक सर्विस की जो विंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो अपनी अपनी है। स्टेट के अपने ऑफिसर्स हैं और यूनियन के अपने ऑफिसर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इंडिया में क्या होता है दोस्तों कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, 1 मिनट। ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये IFS जो है ये फॉरेस्ट है, फॉरेन नहीं है। फॉरेन एक A ग्रेड सर्विस है, ना कि ना ऑल इंडिया सर्विस है। विच आर, वो कॉमन होते हैं स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। इनको जो ट्रेनिंग मिलती है, जो रिक्रूट होते हैं, वो सेंटर के द्वारा होते हैं। जब यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो ये जो IAS होते हैं इनको ट्रेनिंग कौन दिलवाता है, सेंटर, ठीक है, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके अंडर तहत ये ट्रेनिंग करते हैं और अल्टीमेट कंट्रोल होता है सेंटर का इनके ऊपर, ठीक है। तो ये वायलेट करते हैं फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को कि भाई हमारे IAS हमारी स्टेट में काम करेंगे तो हम उनको ट्रेन करेंगे ना, आप तो ट्रेन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें लिखी गई हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, मतलब जो आपका कैग होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल की गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं, अकाउंट होते हैं, उनको तो ऑडिट करता ही करता है और स्टेट के अकाउंट को भी ऑडिट करता है दोस्त। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेट के लिए अलग से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो कैग होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। स्टेट से कोई कंसल्टिंग नहीं होती कि उसको हटाना कैसे और वो करना कैसे, लेकिन आप स्टेट की चीजों को ऑडिट करा रहे हैं, तो ये ड्रॉबैक की तरह यूज होता है और यूनिटरी फीचर को ये फॉलो करवाता है। तो अमेरिकन कंप्ट्रोलर जनरल क्या है, उसको सिर्फ जो यूनियन के हैं उसमें ही अकाउंट को ऑडिट करना है, स्टेट से कोई लेना देना नहीं है उसका। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, ये कहा जाता है कि अगर राज्यसभा के मेंबर, मान लो राज्यसभा में यूपी से चुन के चले गए किसी एक पार्टी के, खूब राज्यसभा में मेंबर हो गए, और राज्यसभा के वो मेंबर एक बिल पास कर देते हैं, एक रेजोल्यूशन लाते हैं कि इस स्टेट के स्टेट लिस्ट पे
या ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के मेंबर यूनियन गवर्नमेंट से कहते हैं कि मतलब लोकसभा से कि इस स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे आप कानून बनाइए, और ये बना देते हैं और पास हो जाता है। तो वो वहां पर रेगुलेट हो जाएगा वो कानून। कैसे? राज्यसभा के मेंबर रेगुलेट करा देंगे। माना कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट के ही होते हैं, लेकिन यहां पार्टी का मैटर आ गया, पार्टी करा सकती है स्टेट लिस्ट के कानून पे ये सब चीजें। तो कहा जाता है कि ये इंटरफ्रेंस होती है राज्य हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर, और इसके ये तब हो सकता है दोस्तों, ये जो कानून बनेगा ये तब बन सकता है जब कोई इमरजेंसी ना लगी हो किसी भी तरह की, ना नेशनल इमरजेंसी, ना स्टेट इमरजेंसी, ना फाइनेंशियल इमरजेंसी। 12 पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहे, स्पेशली दिल्ली के अंदर अनिल बैजल साहब जब थे, अब भी हैं, कि गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहे। आपने बंगाल में सुना होगा भी कुछ दिन पहले, ढंकर जो गवर्नर जी हैं वहां के, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, ढंकर उनके सरनेम है, वो जो गवर्नर हैं वो ममता बनर्जी को काम नहीं करने दे रहे। तो गवर्नर ऐसे यूज होता है टूल की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट कहीं पर भी आ जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लीजिए, और ये हटाए भी किसके द्वारा जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। एजेंट की तरह काम करते हैं सेंटर के, और सेंटर बहुत कंट्रोल कर पाता है गवर्नर की वजह से स्टेट के ऊपर, ठीक है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई ऊपर बैठा है स्टेट में तो वो इलेक्ट होगा स्टेट के अंदर ही। तो इंडिया में जो ये सिस्टम है ये कैनेडियन सिस्टम की, कनाडा में भी ऐसी फॉलो होता है, तो कैनेडियन सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया है। 13 क्या है? इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरीज। जो सिंपल है, जो मैंने आपको कैग समझाया कि कैग जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऐसी इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो इलेक्शन चीफ होते हैं, और स्टेट का कोई मतलब नहीं होता कि भाई किसको अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, नो। और स्टेट के इलेक्शन कौन कराते हैं? इलेक्शन मशीनरी, जो यूनियन की चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वही स्टेट के इलेक्शन कराता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है भाई, हमारे स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारे स्टेट के इलेक्शन कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान में ये चीज नहीं लिखी गई है। और यूएस में सेपरेट चीजें हैं कि मतलब स्टेट का अपना इलेक्शन मशीनरी होगा और सेंटर का अपना होगा। वीटो ओवर स्टेट बिल्स। वीटो ओवर स्टेट बिल्स क्या है मतलब इसका? मान लीजिए गवर्नर बिठा दिया सेंटर ने अपना, सेंटर ने गवर्नर बिठा दिया अपना। अब गवर्नर के साइन के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता स्टेट के अंदर। मान लीजिए वेस्टर्न बंगाल की गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, तो वो जाएगा गवर्नर के पास, वेस्टर्न गवर्नर के पास। गवर्नर उसको साइन नहीं करेंगे और रोक लेंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नर पे ये पावर है, और गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे कि भाई ये प्रेसिडेंट के अंतर्गत मैटर आता है, इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। तो प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकते हैं उसको, और प्रेसिडेंट कहेंगे कि फिर से आप इस बिल को बनाइए। लेकिन प्रेसिडेंट जब दोबारा आएगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट पे फिर से पावर होती है कि उसको रोक के रखें। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो प्रेसिडेंट पे यहां पर ज्यादा पावर आ जाती है, तो कहा जाता है कि स्टेट बिल्स को रोक के रखा जाता है। एब्सोल्यूट वीटो पावर यूज करते हैं प्रेसिडेंट इस जगह स्टेट बिल्स पे। लेकिन यूएस और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता है, वही सब चीजें अपना ऑटोनोमस फील्ड है उनकी, और कोई प्रोविजन नहीं है रिजर्वेशन का स्टेट बिल्स को, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यूनिटरी फीचर्स बताए और फेडरल फीचर बताए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। ध्यान से सुनिएगा, फिर से वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मैं इसका जो क्रिटिकल एवोल्यूशन है आपका, क्रिटिकल जो थिंग्स हैं इसके ऊपर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, ऑलमोस्ट 30 मिनट का हो चुका है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने फ्रेंड्स से अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है, मुझे मोटिवेट करती हैं सब चीज़ें वीडियो बनाने में, ठीक है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।